Friends, good afternoon, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील टू बी कनेक्टेड विद। आज हम एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज आप फ्रेंड्स आपको पता होगा विच कैन बी यूज्ड, जो हम यूज़ किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे रिसोर्सेज। वो भी दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। नंबर 1 होता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज और नंबर 2 होता है एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, तो साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं द नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड। यानी कि हमें दिखता नहीं है कि ये ख़त्म होंगे, हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारा नंबर 2 आता है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी यानी कि हमें पता है कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। लिमिटेड क्वांटिटी में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर के अंदर और लगातार यूज़ करने से वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके एग्जिस्टेबल हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनको एग्जिस्टेबल क्यों कहा है, इनको इनएग्जिस्टेबल क्यों कहा है। ठीक है, अगला आता है फिर हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जैसे कि आपकी जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हें ही कहा गया है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अर्थ के नीचे प्रेजेंट होते हैं। विल गेट अप यूज्ड अप, नो मोर सप्लाई ऑफ दीज फ्यूल्स विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। हमें नहीं पता कि इनकी सप्लाई और मिल भी सकती है हमें या नहीं मिल सकती, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा गया है। अब फ्रेंड्स आपको एक टर्म पता होगी, हमारे एक टर्म आती है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है आपका जो प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स के दबने से, गलने से, सड़ने से जो चीज़ें बनती हैं ना, उन्हें बोलते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ डिज़ास्टर्स होने की वजह से बाढ़ आ गई या फिर कोई भूकंप वगैरह आ गया, उसकी वजह से हमारे ट्रीज़ हो गए, ठीक है, हमारे एनिमल्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं बहुत साल पहले, बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हो जाते हैं? ब्यूरिड अप हो जाते हैं धरती के अंदर, किसी न किसी वजह से क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? धीरे धीरे फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फॉसिल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह। अब अगला आता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, जो हमारे ट्रीज़ के, प्लांट्स या एनिमल्स के जो रिमेन अप होते हैं ना, जैसे प्लांट, हमारा पूरा प्लांट झड़ गया, ठीक है, उसकी लकड़ियाँ बची, तो किसी न किसी कारण से धरती फटी हो या फिर कुछ भी डिज़ास्टर हुए हो हमारे लाइफ में, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो जाते हैं? वो ब्यूरिड अप हो जाते हैं। और किससे ब्यूरिड अप, किसके नीचे दब जाते हैं? वो मिट्टी वगैरह हो जाती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में। तो ये होती है हमारी फॉसिल फ्यूल्स की बनने की प्रक्रिया। क्या होती है कि मिलियन ईयर्स अगो पहले ट्रीज़, एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो ब्यूरिड अप हो जाते हैं अर्थ के अंदर। क्या हो जाते हैं? ब्यूरिड अप अर्थ के अंदर। और किससे ढक जाते हैं? जैसे कि मड हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गए, इन सब से। और फिर वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, जो हमारे क्या हो गए? कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम
इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। कोल क्या होता है? तो कोयला क्या होता है? एक हार्ड ब्लैक कलर का कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। क्या बोलेंगे हम? हार्ड। कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक combustible mineral that consists mainly of carbon. Mainly of carbon. इसने कहा कि कोयला वह हार्ड और ब्लैक कलर का, कंबस्टिबल मतलब जलने योग्य, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जो जल सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल जैसे कि आपका ग्लास हो गया, जल नहीं सकते, मेटल की चीज़ें हो गई जो जल नहीं सकती, ठीक है। तो कंबस्टिबल का मतलब यहाँ पर है जो जल सकता है। तो हार्ड और ब्लैक कलर का ऐसा कंबस्टिबल मिनरल होता है जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो आपका कोयला होता है ये हमें कोल माइंस में, कोयले की जो खदानें होती हैं वहाँ हमें पाया जाता है। हम बहुत ज़्यादा डीपली उनको डिग अप करते हैं तब हमें मिलता है। और हमारे कंट्री में बहुत स्टेट्स ऐसी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर इनको निकाला जाता है और सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसको यूज़ भी किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है। तो वही मैंने बताया, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। जो कोल होता है वो हमारे जो लार्ज लैंड प्लांट्स होते हैं, लार्ज लैंड प्लांट्स यानी कि हमारे बड़े बड़े जो धरती पर उगे हुए पौधे हैं उनके क्या होता है? ब्यूरिड अप होने से, धरती के अंदर ब्यूरिड अप दब जाने से। कितने साल पहले? वही मैंने बताया, बहुत ईयर लगते हैं इनको ब्यूरिड अप होने में। यानी कि वो डिज़ास्टर जो कभी पहले आए थे 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले, जो दब चुके धरती के अंदर, वो क्या हो जाते हैं? अर्थक्वेक वगैरह आया हो, चाहे वो वोल्केनोज आई हों, चाहे वो फ्लड्स आए हों, इन सब की वजह से क्या होता है? जैसे फॉरेस्ट ही दब गए तो क्या होता है? वो धीरे धीरे मड से, बैक्टीरिया से, सॉयल वगैरह से डिपॉजिट हो जाती है उनके ऊपर, उनको दबा देती है, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या होते हैं? हाई प्रेशर, मिट्टी के अंदर बिल्कुल नीचे क्या होता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, आपको पता है धरती के अंदर, ठीक है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर में, किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होता है? जो वुड होता है, फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती हैं कोल बनाने के लिए। क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर। तो हाई प्रेशर भी हमारी अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, हाई टेम्परेचर भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे हवा नहीं होती और हवा की एब्सेंस में ही बनता है ये, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका कार्बनाइजेशन। जैसे कि हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमारी कार्बनाइजेशन प्रोसेस। तो कार्बनाइजेशन प्रोसेस के अंदर यदि हमें डिफाइन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी? द स्लो प्रोसेस। कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या बताई मैंने? कोयला बनने की जो प्रोसेस होती है। The slow process by which the dead plants buried deep under the earth, गहराई में दब जाते हैं अर्थ के नीचे, have become कोल। और यदि आपसे कोई पूछे किन कंडीशंस के अंदर होती हैं वो ये प्रोसेस, तो आप बता सकते हो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर ही होती है हमारी कार्बनाइजेशन प्रोसेस। अब हमें पता है कोल जो होता है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं, कई जगह पर इसको एनर्जी के सोर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, कोयले को जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? कोयले में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मैंने अभी बताया था उसमें मेनली क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आप गैस करो कि मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही हूँ? बर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में हीट निकलती है जिसे हम अपनी एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हीट जो होती है वो कोल गैस भी हो सकती है, कोक भी हो सकती है, बिजली की फॉर्म में भी यूज़ की जा सकती है, बहुत सारी फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, जलाकर भी यूज़ किया जाता है, बिजली बनाने में भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग ट्रेन्स जो थी हमारी वो भी इन्हीं कोयले से ही चलती थी, ठीक है। तो यदि हम कोल के यूजेस पढ़ना चाहें तो हम क्या देखेंगे?
कोल के हम यूजेस पढ़ना चाहें तो क्या देखेंगे, जो कोल होता है वो फ्यूल के रूप में हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, फ्यूल इन होम्स, ठीक है, ईंधन के रूप में हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। दूसरा, थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल गैस बनाई जाती है कई इंडस्ट्रीज़ में इससे। coal gas, which is an important fuel, industrial fuel. इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। कोयला बनाने में भी इसका यूज़ होता है, कोक बनाने में भी। कोक जो हमारी पेप्सी वाली कोक है वो नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कौन सी कोक है। कोल इज़ यूज्ड टू मेक कॉक, एक हार्ड कलर का सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म होती है हमारी इसकी कोल की, हम पढ़ेंगे अभी जब कोल के टाइप्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। पहले क्या किया जाता था, स्टीम इंजन जो भाप इंजन थे उनको बनाने के लिए भी कोयले का यूज़ किया जाता था। ट्रेन वगैरह के लिए, स्टीम इंजन्स ऑफ ट्रेन करने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता था, कोयला यूज़ किया जाता था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता था। तो बहुत सारे यूजेस हैं कोयले के जो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्यों 3 प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, कोल से हम 3 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नंबर 1 होता है आपका कोल गैस, नंबर 2 होता है आपका कोल तार, जो जिसे आप तार कोल बोलते हो ना, वो कोल तार होता है, ठीक है। और नंबर 3 होता है कोक, COKE, जो अभी मैं बता रही थी। कोल गैस, कोल तार और कोक को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। और ये प्रोडक्ट्स ऑफ कोल कब बनते हैं, जब हम कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। क्या करते हैं, हम कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाय विच प्रोसेस कोल प्रोडक्ट्स आर मेड, तो आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और या फिर पूछा जाए डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, द प्रोसेस इन विच स्ट्रॉन्गली हीटिंग द कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर टू मेक कोल गैस, कोल तार और कोक, ठीक है, हम लिख सकते हैं ये। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनके प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 जो पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में। जो कोल गैस है वो पता है आपको, स्ट्रॉन्गली हीट करके, कोयले को स्ट्रॉन्गली हीट करके बनाई जाती है एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। कोल भी बनता है और कोक भी बनता है। जो कोल गैस होती है उसके मेनली जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि किन किन से मिलकर वो बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोल गैस की कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो होता है हमारा मीथेन एंड हाइड्रोजन। उसके साथ साथ क्या होती है, विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 क्या होते हैं आपके कोल गैस के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोल गैस की कंस्टिट्यूएंट बताइए किन किन से बनी हुई होती है। तो मीथेन को ज़्यादातर बोला जाता है मीथेन हाइड्रोजन विद सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हो, ठीक है। जो कोल गैस होती है उसको हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, हीट के रूप में बेसिकली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जिस भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा फ्यूल होता है, यानी कि उतना ही अच्छा ईंधन होता है, ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसको किसके रूप में यूज़ किया जाता है, हीट के एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसको जहाँ तक जलाने के लिए यूज़ किया जाता है उससे ज़्यादा इसको लाइट के लिए यूज़ किया गया था। गुड अमाउंट ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस करता है, इसको लाइट के लिए भी यूज़ किया गया था कोल गैस को, इल्यूमिनस पर्पज़ के लिए हम बोल सकते हैं, लाइटिंग पर्पज़ के लिए। और सबसे पहली बार लंदन में 1810 ईस्वी में 1810 में क्या किया गया था, इसको स्ट्रीट लाइट के रूप में, जो हमारे गलियों में लाइट होती है उसके रूप में इसको यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था, उसके एग्जैक्ट 10 साल बाद 1820 में भी इसको लाइटिंग पर्पज़ के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो कोल गैस है उसको सबसे पहले लाइटिंग पर्पज़ के लिए कहाँ यूज़ किया गया था, लंदन में और न्यूयॉर्क में 1810 और 1820 में। और क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि ये हाई अमाउंट में लाइट भी प्रोड्यूस करती है। तो
बात थी हमारी कोल गैस के बारे में, ठीक है। तो कोल गैस को सोर्स ऑफ हीट के रूप में यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो रादर देन लाइट की जगह। अब हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है हमारा कोल तार, जो आप सभी ने अच्छे से देखा भी हुआ है। कोल तार क्या होता है? थिक ब्लैक कलर का लिक्विड सा होता है जिसके अंदर बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल भी आती है। आपने देखी भी होगी जो हमारे रोड वगैरह बनाने में, आप इसे तारकोल बोलते हैं, बेसिकली उल्टा बोलते हैं हम, लेकिन क्या होता है उसको क्या बोला जाता है? कोल तार, ठीक है। और ये भी कैसे बनता है? हमारा कोल को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये एक सिंगल कार्बन से नहीं बना हुआ होता है, ये एक सिंगल कंपाउंड से नहीं बना हुआ होता है। जैसे कोल गैस जो थी हमारी मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी हुई थी, ऐसे ये कोई एक या दो कार्बन या इनसे नहीं बना हुआ होता है। इसके अंदर 200 कार्बन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 200 कार्बन से भी ज़्यादा का मिक्सचर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे कि हम कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख भी सकते हैं। बेंजीन हो गया आपका, टोल्यूइन हो गया आपका, नैप्थलीन हो गया आपका, एंथ्रासीन, ये इन सब से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फिनोल हो गया आपका, एनिलीन हो गया, ये बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनसे मिलकर ये कोल तार बना हुआ होता है। जो आपको पता है ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं जो हम अपने कपड़ों में, कपूर की गोलियां जिसे आप बोलते हैं, हम अपने कपड़ों वगैरह में यूज़ करते हैं, वो क्या होती हैं? बेसिकली कोल तार से बनी हुई होती हैं। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं आपकी, वो कोल तार से ही बनाई जाती हैं, जिससे हमारे कपड़ों में इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते, मोथ वगैरह नहीं लगती ना, वो इसी से कोल तार से ही बनाई जाती हैं आपकी, ठीक है। और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी कि यदि हम कोल तार को गर्म करते हैं, हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, तो जैसे कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेरा अलग कंपाउंड निकल गया, परफ्यूम निकल गए, पेंट बन गया, डाई बन गई, प्लास्टिक बन गया, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स बन गए, मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है इसका कोल तार का, ठीक है। तो कोल तार से बहुत सारे टाइप के कंपाउंड बनाए जाते हैं, उनको रॉ मटेरियल के रूप में कोल तार को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके नैप्थलीन बॉल्स तो मैंने बताई थी, सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया आपका, डाई हो गई आपकी, ड्रग्स हो गई, मेडिसिन्स वगैरह हो गई, ठीक है, परफ्यूम्स हो गए, पेंट्स हो गए, इन सबको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल हो गए, रूफिंग मटेरियल हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गए, इन सबको बनाने में आपका कोल तार यूज़ किया जाता है। और आपको पता ही होगा मेटलिंग द रोड्स में भी किसका यूज़ किया जाता है? आपके कोल तार का। मेटलिंग मतलब रोड को सरफेस बनाने, रोड पे एक स्मूदिंग सरफेस देने के लिए, वो जुड़ जाए, उसके लिए भी क्या किया जाता है? आपका कोल तार का यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा इन दिनों कोल तार की जगह एक और प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, बिट्यूमिन। ये आपके कोल का ही एक वैरायटी होती है, बिट्यूमिन। इसको रिप्लेस कर दिया इसने, किसको? कोल तार को रिप्लेस कर दिया। अब रोड पे कोल तार की जगह बिट्यूमिन नाम का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है मेटलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोल तार को रिप्लेस करने वाला सब्सटेंस कौन सा है, या फिर आजकल कोल तार की जगह सरफेसिंग ऑफ रोड में या फिर मेटलिंग ऑफ रोड में क्या यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं बिट्यूमिन, ठीक है। तो ये तो हमारे दो प्रोडक्ट्स हो गए। अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट आता है आपका कोक। थर्ड प्रोडक्ट है वो है हमारा कोक। हम वैरायटी नहीं पढ़ रहे, प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कोल के। वैरायटीज़ भी अलग अलग होती हैं, 4 टाइप की वैरायटी होती हैं कोल की, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो कोक क्या होता है? कोक इज़ ए टफ पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो भी कैसे बनता है हमारा, हम उसको हीट करते हैं, किसको? कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, एब्सेंस ऑफ एयर में, तब हमारा क्या बनता है? कोक बनता है। और आपको पता है जो कोल माइंस होती हैं उनके अंदर वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट इज़ कोक। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो लिक्विड जो क्या होता है, रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आपका वोलेटाइल। तो इसमें होता क्या है? कोक के अंदर टफ पोरस ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, जिसको हम एब्सेंस ऑफ एयर में कोल को जलाने पर हमें मिलता है।
ब्लैक रेजिड्यू के फॉर्म में, जब कोल गैस और कोल तार निकल जाती है ना हमारे कोल में से, तब ब्लैक रेजिड्यू के फॉर्म में जो बचता है वो हमारा कोक होता है। इसके अंदर आपको पता है इसको प्योरेस्ट, कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म कहा जाता है। इसके अंदर 98% कार्बन होता है। यदि आपसे कोई पूछे कोक के अंदर कितने, कौन से प्रोडक्ट ऑफ कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, तो आप बता सकते हैं कोक के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ऑफ कोल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो वो भी आप बता सकते हैं कोक जो होता है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, इस कोक को जो जनरली यूज़ किया जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी मेटल्स को निकालने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो इसका यूज़ बता रही हूँ मैं, कोक का यूज़ कहाँ किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, जिंक, आयरन एटसेट्रा के लिए। और जो कोक है वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके यूज़ से ही, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के लिए भी आपका कोक यूज़ किया जाता है। जो कोक है वो कोल से भी बेटर फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करने पर ना तो कोई गैस निकलती है, ना ही कोई अमाउंट का रेजिड्यू बचता है। ठीक है, और इसमें कोई स्मोक प्रोड्यूस भी नहीं होती जिससे हमें क्या हो, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। इसलिए जो कोक होता है आपको बेटर फ्यूल के रूप पे भी यूज़ किया जाता है, कोयले से भी अच्छा माना जाता है इसको जलाने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो कोल की वैरायटीज़ होती हैं उनके बारे में बता रही थी। अभी तक तो हमने पढ़े हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैरायटीज़ ऑफ कोल। जब हम कोल को हीट कर रहे होते हैं, जब कोल बन रहा होता है ब्यूरिड अप होने के पहले, ब्यूरिड अप होने के बाद, तो जिस प्रेशर के नीचे वो दबा हुआ रहता है तब एक लेयर बन जाती है। सबसे पहले सॉफ्ट मटेरियल की लेयर बनती है, उस सॉफ्ट लेयर को कहते हैं आपका पीट, PEAT। अब मैं वैरायटीज़ ऑफ कोल बता रही हूँ जो 4 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहली जो वैरायटी होती है वो हमारी होती है पीट। क्या होती है? पीट। जब हाईली प्रेशराइज की वजह से जो हमारी ब्यूरिड अप हो गए थे लैंड प्लांट्स, उनकी एक सॉफ्ट लेयर बन जाती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसे बोलते हैं पीट। इसके अंदर जो कार्बन होता है वो बहुत लेस होता है। कार्बन कंटेंट क्या होता है हमारा? बहुत लेस, या आप बोल सकते हो कि 10 से 15% होता है। ठीक है, फिर दूसरी वैरायटी ऑफ फॉर्म आती है हमारी लिग्नाइट। क्या आती है? लिग्नाइट। ये सॉफ्ट होता है, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, इसमें वैरायटी आती है लिग्नाइट। सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसमें 25 से 35%, 25 to 35% क्या पाया जाता है हमारा? कार्बन पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वैरायटी ऑफ कोल में किस में कितना % कार्बन पाया जाता है, या फिर किसका क्या नाम है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं हमारे। फिर हमारी थर्ड फॉर्म होती है बिटुमिनस, जो मैंने अभी आपको बिटुमिन नाम का प्रोडक्ट यूज़ भी किया था, कोल तार की जगह यूज़ करते हैं। ये हार्ड होता है, ब्लैक होता है एंड लेसर मॉइस्चर कंटेंट। कई लोग अपनी रूफ पर भी डाल देते हैं इसको ताकि पानी वगैरह ना आए। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है? 45% to 80% कार्बन कंटेंट होता है। अब हमारा लास्ट आता है एंथ्रासाइट। क्या आता है? एंथ्रासाइट होता है। इसके अंदर भी लेस मॉइस्चर कंटेंट होता है और ये 85% से 95% तक पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट। तो ये हमारी 4 फॉर्म हो गई, वैरायटी ऑफ कोल हो गई। सबसे पहले पीट बताई, फिर लिग्नाइट बताया, फिर बिटुमिनस बताया, फिर एंथ्रासाइट। इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे सॉफ्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो आप पीट के बारे में बता सकते हैं। लिग्नाइट में कितने % कार्बन होता है ये भी बता सकते हैं। सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट किस में होता है? एंथ्रासाइट में। कौन सा है जो आपका रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैरायटी ऑफ कोल। आपको पता है जो हमारा कोल होता है, कोयले की जो खानें होती हैं, उसमें 100 मीटर से 1300 मीटर तक हम खुदाई कर लेते हैं, तब जाके कोयला निकलता है। तो अब आप सोच लो कि कितना नीचे गहराई में निकलता होगा। ठीक है,
तो ये बात थी हमारी सारी कोल के बारे में। कोल के प्रोडक्ट्स पढ़े हैं हमने, कोल वैरायटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस